1894 के बाद से ही भारत का प्रतिनिधित्व होने लगा था, लेकिन वो संसद भारत के लिए कानून बनाती थी, लेकिन वो भारत में थी नहीं कि 2-4-10 दल चुनाव के बाद मिल जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। हमारी संसद का कार्य केवल सरकार बनाना नहीं था। एक अच्छी संसद हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, वही समाधान है और वही गारंटी है भारत में स्वस्थ लोकतंत्र की। हम लोग एक विषय लेकर के आपके बीच आ रहे हैं। हम कुछ ऐसी चर्चा करना चाहते हैं जिसकी चर्चा आजादी के बाद ही शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस देश में वह चर्चा आज तक शुरू नहीं हो पाई। इसका क्या कारण है यह समझ में नहीं आता। जो थोड़ा बहुत भी समझने की कोशिश की गई, जानने की कोशिश की गई, उसमें एक बात समझ में आई, और वह बात यह थी कि शायद हमें अपने निजी हितों में इतना उलझा दिया गया कि हम अपने सामाजिक दायित्वों को भूल गए। सामाजिक दायित्वों को भूलने का परिणाम केवल एक पीढ़ी नहीं भोगती, वर्तमान पीढ़ी ही नहीं भोगती, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। आज का हमारा विषय है कि संसद के हाथ से छिटकती सरकार। हमारी संसद, हमारी विधानसभाएं, हमारी संसद में लोकसभा विशेषकर, क्योंकि राज्यसभा हमारी नहीं होती, राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होता, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो हमारी संसद मूल रूप से हमारी लोकसभा के हाथ से सरकार छिटकती जा रही है। हमारी लोकसभा किस लिए थी? हमारी लोकसभा की जो संरचना है, जो संगठन है उसमें जो लोग जा रहे हैं, वह जिस प्रकार का कार्य कर रही है, उसी से निश्चित होना था हमारे देश का भविष्य, हमारे लोकतंत्र का भविष्य। लेकिन हमारी लोकसभा क्या उन आदर्शों को पूरा कर पा रही है? क्या उन लक्ष्यों पर चल पा रही है जो आजादी के आंदोलन के दौरान तय किए गए थे? क्या हमारी संसद, हमारी विधानसभाएं वह कार्य कर पा रही हैं जिनकी अपेक्षा थी? उनसे अपेक्षाएं बहुत बड़ी थीं, और इसीलिए अगर मैं कहूं कि हम लोगों का पूरा संघर्ष ही, पूरी राजनीतिक आंदोलन जो भारत में चला राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी संसद बनाने के लिए था। सरकार तो उसके पहले भी थी, संसद में लोग जाते थे। 1894 के बाद से ही भारत का प्रतिनिधित्व होने लगा था, लेकिन वो संसद भारत के लिए कानून बनाती थी, लेकिन वो भारत में थी नहीं। वह अंग्रेजी हितों को देखते हुए भारत के लिए कानून बनाती थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के लिए कानून बनाती थी, और उसी का परिणाम था कि तमाम तरह के रोलिंग एक्ट टाइप के, रॉलेट एक्ट टाइप के एक्ट भी भारत में बन के आए, जिसका विरोध हुआ और हमने देखा कि देश चल पड़ा था। हमारा पूरा का पूरा संघर्ष एक छोटे से संक्षिप्त से भाग में अगर हम समझें तो सिर्फ यह था कि हमारी अपनी संसद हो और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उसमें जाकर के हमारे हितों की चर्चा करें। क्योंकि नौकरशाही और तंत्र यह कहता है कि वो नियम से काम करता है, रूल ऑफ लॉ इसी को कहते हैं कि नियम एक बार जो तय हो गया, उसी नियम के हिसाब से देश की व्यवस्था चलेगी। हम चाहते थे कि नियम बनाने वाली व्यवस्था, नियम बनाने वाली संस्था, विधि बनाने वाली संस्था हमारी अपनी संस्था हो जाए। ब्रिटेन के लोग भारत के लोगों के हित का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकते, इसलिए हमारी पूरी लड़ाई थी कि हमें थोड़ा थोड़ा प्रतिनिधित्व तो नहीं चाहिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले एक भारतीय को भेज दिया गया, फिर 2 भारतीय को भेज दिया गया, फिर 10 भारतीयों को भेज दिया गया। ऐसा नहीं चाहिए था। हमें खुद मुख्तार एक संसद चाहिए थी, और हमारा पूरा का पूरा संघर्ष था कि जब हमारी संसद आ जाएगी, हमारे पास अपनी विधायिका होगी, हमारी विधानसभाएं होंगी, तो वो उसमें पहुंचे हुए लोग
हमारे लिए कानून बनाएंगे। और जब नियम बन जाएगा तो ये नौकरशाही और अन्य संस्थाएं उस नियम से चलेंगी जिसमें भारत के आम व्यक्ति का हित सर्वोच्च हित होगा। इसीलिए हमने ऐसी एक संसद चुनी और संसद को चलाने के लिए आप सोचिए कि जो पहली विधानसभा बनी या पहली संविधान सभा हमने बनाई थी, वो हमारी पहली संसद थी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए कानून बना रही थी। उसके बाद बाकायदा संसदीय चुनाव होने लगे और सारी प्रक्रिया हुई। आज हम बहुत लंबी यात्रा लोकतंत्र की कर चुके हैं, लेकिन जरा देखें कि जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे वो संसद हमारी कहां पहुंच गई। हमारे संसद का स्वरूप कैसा रहा, हमारे संसद की क्वालिटी कितनी गिर गई। क्या उस संसद में आज हमारे पास राम मनोहर लोहिया, बाबू जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्रजीत गुप्ता, चंद्रशेखर सिंह ऐसे वक्ता हैं क्या, ऐसे चिंतक हैं क्या? हमारी संसद की बहस का स्तर ऐसा है क्या? क्या हमारी संसद का में बैठने वाले लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं कि वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हो, लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हो? आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में संसद में शपथ लेने वाले लोग कोई क्षेत्रीयता के आधार पर शपथ लेता है, कोई धर्म के आधार पर शपथ लेता है, संविधान के आधार पर, लोकतंत्र की मर्यादा के रखने के आधार पर अब शपथ लेना तक लोगों ने बंद कर दिया। संसद की गुणवत्ता हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा है। संसद की गुणवत्ता कम करते 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 ऐसा नहीं है कि संसद की गुणवत्ता कम करने में हमारी अपनी कोई भूमिका नहीं है, हमारी भी भूमिका है। और हम एक बड़ी नकारात्मक भूमिका में आ गए कि संसद के गिरते हुए स्तर के बावजूद हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम लोग अपना सांसद चुनते थे, लेकिन पता नहीं कब अचानक हमने सरकार चुनना शुरू कर दिया। बस इतनी सी छोटी सी बात समझनी थी कि हमारी संसद सरकार बनाने के लिए नहीं है। संसद के कुछ लोग मिल करके सरकार बना सकते हैं, वो भले हमारे द्वारा चुने हुए हों या न हो। इसको हमने बाद में देखा कि 2, 4, 10 दल चुनाव के बाद मिल जाते हैं और सरकार बना लेते हैं, लेकिन वो हमारा चुनाव नहीं होते हैं, वो हमारे द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं। हमारी संसद का कार्य केवल सरकार बनाना नहीं था। जैसा मैं पहले ही कहा कि हमने केवल और केवल आजादी की पूरी लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि हमें हमारी एक संसद मिल जाए और वह संसद हमारे लिए कानून बनाए, हम उसके बनाए हुए कानूनों का अक्षरशः पालन करें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हुआ, कुछ वर्षों तक हुआ, जैसा कि मैं कुछ बड़े नाम बताए, इनकी चर्चा में पूरा देश शामिल होता था, पूरा भारत शामिल होता था, सांस्कृतिक रूप से भारत शामिल होता था, राष्ट्रीय रूप से भारत पूरा शामिल होता था। लेकिन आज कोई जय तेलंगाना, कोई जय उत्तर प्रदेश, कोई जय महाराष्ट्र, यह लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। फिर मैं वहीं आता हूं कि गुणवत्ता इतनी हमारे संसद की क्यों गिरी। और जब मैं कहता हूं कि हमारा पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन केवल संसद चाहिए थी हमें, और एक बड़ी क्वालिटी की संसद हमें चाहिए थी, तो इस बात को जरा चेक करिए कि भारत की जो दंड संहिता है वो 1860 की है। भारत के वर्तमान में जितने भी कानून हैं वो सारे के सारे कानून आजादी के पहले के लगभग हैं। तो कानून भी था हमारे पास, और उस कानून को लागू करने वाली व्यवस्थापिका अर्थात कार्यपालिका भी, अर्थात नौकरशाही भी थी हमारे पास। लेकिन वो नौकरशाही अंग्रेजों के लिए काम करती थी, वो व्यवस्था अंग्रेजों के लिए काम करती थी, वो व्यवस्था कानून बनाती थी तो केवल अंग्रेजों के लिए कानून बनाती थी, और उस कानून को लागू भी करती थी तो अंग्रेजों के हित के लिए लागू करती थी। तो हमारे पास आजाद 15 अगस्त 1947 के पहले सब कुछ था जो आज हम देख रहे हैं। न्यायपालिका भी उसके पहले थी, हाई कोर्ट्स थे, सुप्रीम कोर्ट तक बन गई थी। तो ऐसा नहीं था, हम केवल और केवल अगर लड़ाई लड़े तो एक अच्छी संसद के लिए लड़ाई लड़े थे। और आज हमारी संसद की गुणवत्ता इतनी गिर गई कि आज हमारे सांसद अपने लिए चुनाव नहीं लड़ते,
बहुमत के लिए चुनाव लड़ते हैं, और बहुमत भी कितने का है? कुल मिला के 543 सांसद, उसमें से 272 जिसकी हो गई वो सरकार बना लेगा। अब जिसकी भी हो जाए 272, जिस गिरोह में 272 लोग शामिल हो जाए वो सरकार बना लेगी। सरकार तो पहले भी हुआ करती थी, बस इतनी बात थी कि अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजी नौकरशाही थी, उसमें कुछ भारतीय भी शामिल थे। ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों के समान जमाने में भारत में उद्योग नहीं हुए, उसमें भी कुछ भारतीय उद्योग थे, उसमें भी कुछ मुनाफाखोरी करते थे। तो भारत के पास ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं था। नहीं था तो सिर्फ एक चीज नहीं थी 1947 के पहले, वो थी अपनी एक संसद। और हम अब अपना सांसद नहीं चुन रहे, हम सीधे सरकार के लिए वोट करते हैं। फलाने की सरकार बनानी है, ढिमका की सरकार बनानी है। अरे आप सरकार नहीं चुनेंगे तब भी सरकार बनेगी। अभी एक रिसेंटली खत्म हुआ है चुनाव बिहार का, हमने तो बिहार की जनता ने किसी को भी नहीं दिया 122 सीट, तो सरकार के लिए तो चुने नहीं आप, लेकिन सरकार बनी, और सरकार उस पार्टी की बनी जिस पार्टी के पास सबसे कम सीटें, मतलब तीसरे नंबर की पार्टी। तो सरकार बनाना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एक अच्छी संसद हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। वही समाधान है और वही गारंटी है भारत में स्वस्थ लोकतंत्र की। संसद की गुणवत्ता कम होती गई, नौकरशाही पर नियंत्रण उसका कम होता गया, सरकार पर नियंत्रण उसका कम होता गया। अब वो केवल सरकार बनाती है। हमारी संसद के कुछ लोग मिलते हैं, सरकार बना लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा संघर्ष अब केवल सरकार बनाने तक है। तो सरकार हमारे लिए तो कभी नहीं काम करती। सरकार जिसकी होती है उसके लिए काम करती है। तो सरकार किसकी होती है? छोटे छोटे राजनीतिक दलों की होती है। इसीलिए राजनीतिक दलों का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाता है, जो जनता को भ्रम में रखने के लिए होता है, और कानून बना करके वो काम करना शुरू कर देते हैं। शायद इसी आशंका से गांधी जी ने बांझ और वैश्या तक की शब्दावली प्रयोग किया था कि संसद ऐसा काम करती है। भारतीय संसद का अनुभव गांधी जी को नहीं था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का अनुभव था गांधी जी को, और उस अनुभव के आधार पर गांधी जी कहा करते थे कि तीसरे स्तर का लोकतंत्र हमें बनाना ही पड़ेगा। अर्थात अगर लोकतंत्र को आप जिंदा रखना चाहते हैं तो नौकरशाही का आकार बढ़ा दिया, एक नहीं 15-15 तरीके बढ़ा दिए गए। मनरेगा का एक अलग सेल ही बना दिया गया, हर योजना के साथ एक बड़ा विभाग बना दिया गया और उसमें नौकरशाहों को भर दिया गया। लेकिन हमारी संसद जस की तस, और उसकी गुणवत्ता एकदम नीचे चली गई। अब वो किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर पाती। किताबों में लिखा है, बड़ा शानदार शब्दों में लिखा है कि संसदीय नियंत्रण की सीमा बहुत बड़ी है। वो कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है, न्यायपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। अरे कानून बनाने के लिए कानून की समझ रखने वाले लोग चाहिए ना, ऐसे दृष्टिकोण के लोग चाहिए जिनका दृष्टिकोण व्यापक हो। जो सांसद तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार के नाम पर संसद में शपथ लेगा, वो पूरे देश की कैसे सोच सकता है? इसलिए हमें जरूरी था कि हमारे संसद की क्वालिटी दिन ब दिन बढ़ती जाती, और संसद की क्वालिटी का एक उद्देश्य था कि संसद की संख्या बड़ी कर दी जाती, संसद में चर्चा होती। लेकिन आज विधायन की स्थिति यह है कि कानून बनकर के आते हैं और उन कानूनों में इतनी खामियां होती हैं कि जिनके पास बल है, पशु बल है, धन बल है, बाहुबल है, वो उन खामियों का उपयोग करते करते अपने लिए एक साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं और अपने आप को कानून की सीमा के बाहर ले जाके पहुंचा देते हैं। हमारी संसद को लोग कहते हैं कि अब हम संसद में सिर्फ सारा का सारा चुनाव की प्रक्रिया हमारी इस बात पर डिपेंड होती है कि 272 पहुंचेगा कौन। अरे 272 पहुंच ही जाएंगे, लेकिन संसद में कैसे लोग हैं, और जो लोग जा भी रहे हैं वो कैसे हैं? वो राजनीतिक दलों को व्हिप से परेशान है। ये राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था है, ये दलों की व्यवस्था कैसे हो गई? जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में बन गया, लेकिन जनप्रतिनिधि कहीं परिभाषित नहीं हुआ। लोकतंत्र में जब जनप्रतिनिधित्व का ही विस्तार नहीं है तो हमारी संसद करेगी क्या? अब इन स्थिति में, इन परिस्थितियों में अगर हम देखें तो फिर एक बार समझ में आता है कि हमारी संसद जिसका एक उद्देश्य था
और वह उद्देश्य था कि जो सरकार व्यवस्था अंग्रेजों के समय पे चल रही है उसे भारतीय परिवेश के हिसाब से, भारतीय संस्कृति के हिसाब से सरकार पर नियंत्रण कायम करना, न्यायपालिका पर नियंत्रण कायम करना, न्यायपालिका को ऐसे कानून देना जिससे भारतीय तरह का कानून बन सके। लेकिन आज भी आप देखिए, भारतीय दंड संहिता की स्थिति देखिए। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता तो बनाई गई, लेकिन आज भी पुलिस का रवैया नहीं बदला। एक छोटी सी कार्रवाई में बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए भी बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए मजिस्ट्रेट लोगों को 4-4 दिन, 10-10 दिन जेल भेज देते हैं। आर्टिकल 21 का क्या हुआ, यह कौन पूछेगा? अब यह संसद में कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता कि पर्सनल लिबर्टी की स्थिति क्या है। कोई नहीं पूछना चाहता कि आखिर भारत में एजुकेशन की स्थिति इतनी गड़बड़ क्यों है। कोई नहीं पूछता, क्योंकि हमारी संसद उस समय बंद थी जिस समय लोग सड़कों पे दौड़ रहे थे। अगर सैनिक भी कह दे कि हमें तो 24 घंटे खतरा है, हम सीमा पे नहीं रहेंगे, ऐसा करना चाहिए क्या? हो सकता है कि महामारी, बीमारी और सारी चीजें थी, लेकिन आप देखेंगे कि संसद के दरवाजे बंद थे, न्यायपालिका के दरवाजे बंद थे कोरोना के समय में, लेकिन चुनाव जरूर हुआ, क्योंकि इन राजनीतिक दलों को सत्ता के पास पहुंचने की व्यग्रता बहुत ज्यादा है। ये सरकार से 6 महीने भी दूर नहीं रह सकते थे। बिहार का चुनाव टाला जा सकता था, यह संविधान में लिखा है, लेकिन उसे नहीं टाला गया। रैलियां हुई, धकाधक रैलियां हुई, और ये सब कुछ किस लिए? केवल सरकार बनाने के लिए, अच्छी विधानसभा के लिए नहीं। इसलिए हमारी संसद जो हमारा मूल थी उसकी गुणवत्ता बहुत गिरा दिया, और उसकी गुणवत्ता गिरा दी है इन राजनीतिक दलों ने। इसलिए 2-3 मांगे आप हर कहीं अपने अपने स्तर पे उठा सकते हैं कि हमारे सांसदों की संख्या बढ़ा दो, हमको जनप्रतिनिधि परिभाषित कर दो। जनप्रतिनिधित्व तो कानून का विस्तार क्यों नहीं किया जा सकता इस देश में? 5000 सांसद इस देश की चर्चा क्यों नहीं कर सकते? 403 लोगों की विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, 20 करोड़ की आबादी हो गई, उससे ज्यादा। 403 लोग क्या चर्चा करेंगे? 403 लोग हैं विधानसभा में, और कुल मिलाकर 200 से 250 लोग हैं जुडिशियरी में, हाईकोर्ट्स में। ये लोग भारत के, उत्तर प्रदेश के लोगों का न्याय कैसे कर पाएंगे? इसलिए जरूरी है कि अच्छी व्यवस्था के लिए, भारत की व्यवस्था के लिए, हमारी संसद जो कमजोर हो रही है उसकी तरफ हम ध्यान दें, और विधि का होना बहुत आवश्यक है। विधायन में बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। हम अपने नेताओं का चुनाव अब नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। आप समझिए कि एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति जो राजनीतिक दलों के कार्य पद्धति से, कार्य प्रणाली से खुश नहीं होगा, उसमें वो फिट नहीं बैठेगा, वो 15 दिन में चुनाव कैसे लड़ सकता है? कैसे 20 लाख 30 लाख लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता, वो जान ही नहीं सकते। और एक तरफ वो है, वो राजनीतिक दल हैं जिनके पास अकूत संपत्ति पता नहीं कहां से इकट्ठा हो गई, और वो सालों साल अपने अपने सिंबल का प्रचार करते हैं। तो उनसे हमारा एक ईमानदार प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधित्व करना चाहता है वो कैसे संघर्ष करेगा? लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को, लोक प्रतिनिधित्व के व्यवस्था को इतना संकीर्ण और इतना जटिल बना देने के पीछे आखिर कौन काम कर रहा है? इसलिए हमारी कुछ अनुरोध है, हमारे जिन लोगों ने भी हमें सुना, हमें देखा, हम लोगों को सुन रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप एक बार खुल करके चर्चा तो करिए, हमारी संसद, हमारी विधायिका की संख्या बढ़ाइए, और गुणवत्ता हम तय करेंगे। जब 1 लाख लोगों के बीच में हमारा एक सांसद होगा, एक विधायक होगा, तो उसकी प्रतिदिन की जानकारी हम रख सकते हैं, उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन 30 लाख लोगों पर एक सांसद बना दिया, उस तक पहुंच ही दुर्लभ है, और वो दूसरे तक पहुंच पाए यही दुर्लभ है। वो चर्चा क्या करेगा? और चयन क्या? किसी को भी टिकट दे दिया।
अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण, दोनों की प्रक्रिया पूरी हो गई। हमारी संसद की गुणवत्ता, कुल मिलाकर के हम सरकार नहीं चुनते और न तो सरकार हमारी हो सकती है, हमारी संसद हमारी है। हम अपनी संसद को मजबूत करें। और संसद को मजबूत कैसे कर सकते हैं? इसके लिए बहुत चीजें नहीं जरूरी है। हमारे जनप्रतिनिधियों को बहुत कुछ मत दीजिए, सांसदों की सुविधा मत दीजिए, लेकिन तय कर दीजिए कि जो 2 लाख 4 लाख अधिक से अधिक वोट पा जाएगा, 1 लाख से अधिक वोट पा जाएगा, उसे आर्टिकल 105 का प्रतिनिधित्व संरक्षण मिल जाएगा। इतना तो कर दीजिए ताकि वो हमारी लड़ाई लड़ सके, हमारी बात ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और अन्य जगहों पे कह सके, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। हमारी संसद कमजोर हो रही है। और सच कहिए, संसद का कमजोर होना, विशेषकर लोकसभा का कमजोर होना, उसकी गुणवत्ता का कम होना, हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता का कम होना है। अगर हमें लोकतंत्र बचाना है तो संसद और सरकार के बीच का अंतर करना होगा। संसद को नियंत्रण करना था सरकार पर, संसद को कान उमेठना था सरकार का, लेकिन संसद करने में वो असमर्थ है। इतना तो आप भी जानते हैं। और अगर आप जानते हैं तो कृपया एक बार संवेदनशीलता के साथ इस विषय पे चर्चा शुरू करें कि संसद की संख्या क्यों न बढ़ाई जाए। सुविधाएं मत बढ़ाइए, कौन कह रहा है सुविधा बढ़ाइए, लेकिन संसद की संख्या तो बढ़ाई जा सकती है, विधायकों की संख्या तो बढ़ाई जा सकती है, या जो जनप्रतिनिधित्व का कार्य करना चाहते हैं इस देश के नौजवान, जो देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं 4 साल 5 साल का, उनको जनप्रतिनिधि का कोई परिभाषा तो दे दीजिए। जनप्रतिनिधित्व होने के नाते उनके पास कुछ अधिकार तो दे दीजिए, उन्हें संरक्षण तो दे दीजिए। और ये हम मांग किससे रहे हैं, किससे मांगे? कुछ लोगों ने पूछा कि हम किससे मांगे। हमें किसी से मांगना नहीं था, हमें सब कुछ कहना था अपनी संसद के माध्यम से। और हमारी संसद अगर गुणवत्तापूर्ण होगी तो निश्चित रूप से सारे कार्य संभव हो जाते। कृपया संसद को सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित मत मानिए। हमारी संसद को बहुत गंभीर जिम्मेदारी निभानी थी, और उसमें अगंभीर, असंवेदनशील लोगों को सिर्फ राजनीतिक दलों के नाम पर, सिर्फ कुछ चिन्हों के आधार पर भेज करके हमने शायद आत्मघात किया है। इसे सुधारें, बचाएं। हो सकता है कि हम लोकतंत्र को पुनः प्राणवायु दे पाए। बहुत संभव है, बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा कि सांसदों की, विधायकों की संख्या बढ़ा दी जाए और सुविधाएं न बढ़ाई जाए। और नहीं कुछ कर सकते तो जनप्रतिनिधित्व का एक कानून बना दीजिए, जिसमें जनप्रतिनिधियों को, एक निश्चित मत पाने वाले व्यक्ति को जनप्रतिनिधि होने का प्रमाण पत्र मिल जाए और उसे संविधान का संरक्षण प्राप्त हो जाए। इतना तो किया जा सकता है। हमारी संसद को फिर मजबूत बनाया जाए, इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को आप आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।